आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। भारत और श्रीलंका दिफाई ताउन और मुआहदे को जल्द ही देंगे हतमी शक्ल। वजीर आजम और श्रीलंका के सदर की हुई मुलाकात, दोनों ममालिक के दरमियान हुए अहम मुआहदे। श्रीलंका के सदर ने इक्तिसादी बहरान के दौरान भारत से मिली मदद के लिए भारत का अदा किया शुक्रिया। दसनायकी ने कहा, भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे अपनी सरजमीन। राज्यसभा में आइन पर खुसूसी बहस जारी। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कांग्रेस के नाम है शख्सी आजादी पर कतगन लगाने का रिकॉर्ड। साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के खतूत की वापसी का मामला। बीजेपी ने पूछा सवाल। कहा, खतूत में ऐसा क्या है जिसे छुपा रहा है गांधी कुंबा। संभल और बहराइच मामले पर असेंबली में बोले वजीर आला योगी आदित्यनाथ। कहा, समाजवादी पार्टी की हुकूमत में रियासत में हुए 815 फिरके वाराना फिसादात। 2017 के बाद फिसादात में आई 97-99% तक की कमी। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। श्रीलंका के सदर अनवर कुमार दसनायके ने नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर वजीर आजम ने सदर मुमलिकत का पुरतबाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफा ताउन में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पीएम मोदी और श्रीलंका के सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया। जिन उमूर पर तबादला ख्याल किया गया उनमें तिजारत, सरमायाकारी, तरक्की और सिक्योरिटी ताउन शामिल हैं। श्रीलंका के सदर का यह दौरा बहुत ही अहम समझा जा रहा है क्योंकि सदारत संभालने के बाद सदर दसनायके का बैरून मुल्क भारत का ये पहला सरकारी दौरा है। हिंदुस्तान श्रीलंका ताल्लुकात के बारे में बात करते हुए दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ दरमियान के ताउन को मजबूत करने पर इत्तफाक राय का इजहार किया। श्रीलंका बहरे हिंद के इलाके में भारत का करीब तरीन समुद्री पड़ोसी है। इसके अलावा वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सागर विजन और हिंदुस्तान की पड़ोसी सबसे पहले पॉलिसी में श्रीलंका को मरकजी मकाम हासिल है। वफूद की सतह पर बातचीत के बाद भारत और श्रीलंका के दरमियान मफाहमतनामों का तबादला हुआ। दोनों ममालिक ने दोहरे टैक्स से बचने और श्रीलंका के सरकारी मुलाजमीन की भारत में तरबियत से मुतालिक दो मफाहमतनामों का तबादला किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के सदर ने एक मुश्तरका बयान में मजबूत ताल्लुकात के अपने अज़्म का इयादा किया। वजीर आजम ने कहा कि दोनों ममालिक ने शराकतदारी के लिए मुस्तकबिल पर मबनी नुक्ता नज़र अपनाया है। ये भी फैसला किया गया है कि फिजिकल, डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी ताउन के अहम सुतून होंगे। दोनों देशों के बीच इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्टिविटी और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने पर काम किया जाएगा। सामपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट को गति दी जाएगी। साथ ही श्रीलंका के पावर प्लांट्स के लिए एलएनजी सप्लाई की जाएगी। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्ष एकता को जल्द संपन्न करने का प्रयास करेंगे। पीएम ने कहा कि भारत और श्रीलंका के ताल्लुकात हमारी तहजीबों से जुड़े हुए हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट और नकद इमदाद फराहम की है। माहो अनुराधापुरम रेलवे सेक्शन के सिग्नलिंग सिस्टम और कांके संथुराई पोर्ट के पुनरुद्धार के लिए ग्रांट सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहयोग के तहत अगले वर्ष से जाफना और पूर्वी प्रांत के विश्वविद्यालयों में 200 छात्रों को मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में श्रीलंका को 1500 सिविल सर्वेंट्स को भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ श्रीलंका में कृषि, डेयरी और फिशरीज के विकास के लिए भी भारत सहयोग देगा। वजीर आजम ने दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते हुए ताउन को सराहा। वजीर आजम ने कहा कि दोनों ममालिक दिफाई ताउन की समत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने रक्षा सहयोग समझौते को शीघ्र अंतिम रूप देने का निर्णय लिया है। हाइड्रोग्राफी पर भी सहयोग की सहमति बनी है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और विकास के लिए अहम प्लेटफॉर्म है। इसके अंतर्गत मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, तस्करी और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के खिलाफ लड़ाई। वजीर आजम ने कहा कि उन्होंने सदर दसनायके के साथ माही गिरों की रोजी रोटी से मुतालिक मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हमें इस मामले में इंसानी हमदर्दी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पीएम ने इस इत्मीनान का भी इजहार किया कि दसनायके हुकूमत अपने वादों को पूरा करेगी। हमने श्रीलंका में रिकंस्ट्रक्शन और रिकंसिलिएशन पर भी बात की। राष्ट्रपति दिसानायक ने अपने समावेशी दृष्टिकोण के बारे में मुझे बताया। हम आशा करते हैं कि श्रीलंका सरकार तमिलों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और श्रीलंका के संविधान के पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन और प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन कराने की अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी। श्रीलंका के सदर ने भी पुरतबाक इस्तकबाल के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने श्रीलंका के माशी बहरान में भारत से मिलने वाली इमदाद का जिक्र किया। We faced an unprecedented economic crisis some 2 years ago, and India supported it immensely to come out of that quagmire. And it has also helped us immensely after that, especially in the debt restructuring process. Sri Lanka secures a very significant place in the foreign policy of India, I know. And in Honorable Narendra Modi, the Prime Minister of India, assured us full support. कबल अज़ीं श्रीलंका के सदर अनुराकुमार दसानायके ने हिंदुस्तान के दौरे के दूसरे दिन राजघाट पर महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि बापू की सच्चाई और अदम तशद्दुद की लाजवाल इक़दार आज भी पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए मशले राह हैं। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हिंदुस्तान के आइन के 75 साल के शानदार सफर पर आज से राज्यसभा में बहस शुरू हो गई। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने बहस का आगाज किया। राज्यसभा में आइन पर बहस के दौरान मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरा। सीतारमन ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने आइन की तमहीद में भी तरमीम की है, जो जमहूरियत को मजबूत करने के लिए नहीं बल्कि इक़्तिदार में रहने वालों की मदद के लिए तरतीब दी गई थी। 39th Constitutional Amendment Act 1975, again valid retrospectively, which added Article 392A to the Constitution. What did it say? It said elections to the President, Vice President, Prime Minister and Lok Sabha Speaker cannot be challenged in any court in the country, and it can be done only before a parliamentary committee. Imagine the extent to which for a person to save her chair, इसीलिए किस्सा कुर्सी का was banned. कुर्सी बचाने के लिए कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले ही हम जाकर के अमेंडमेंट करेंगे पार्लियामेंट में। यही है इनके इतने दूर तक जाने वाले विषय, कानून को दुरुपयोग करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाना देश के हित में नहीं है, प्रोसेस सही नहीं होता, इससे आर्थिक सुधार कुछ होने वाले नहीं है या सामाजिक सुधार भी कुछ होने वाले नहीं है। व्यक्तिगत और परिवारवाद के लिए ही अमेंडमेंट हुआ है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू के तहत अपनी पहली अबूरी हुकूमत में इनफरादी आज़ादी छीनने के लिए पहली आईनी तरमीम की थी।
India, a democratic country, which prides itself even today about freedom of expression, saw the first interim government coming up with a constitutional amendment which was to curb the freedom of speech of Indians. And that was within 1 year of adoption of the constitution. और राज्यसभा में कायदे-ए-वान जेपी नड्डा ने कहा कि मोरारजी देसाई की हुकूमत में 42वें आईनी तरमीम को 44वें आईनी तरमीम से तब्दील किया गया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने वजीर आजम रहते हुए जमहूरियत का गला घोटने का काम किया था। 1978 में मोरारजी देसाई वॉज द प्राइम मिनिस्टर। जनता पार्टी की सरकार थी और जनता पार्टी की सरकार ने 42nd अमेंडमेंट को 44th अमेंडमेंट से हटाने का प्रयास का काम किया और आपको जनता ने हरा दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी was no more the prime minister, and when she was the prime minister, तब उन्होंने हर तरीके से प्रजातंत्र को रोकने का, गला घोटने का काम श्रीमती गांधी ने किया था। और मुल्क के साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़ाती खतूत वापस मांगे जा रहे हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट दिनेश शर्मा ने कहा कि ये खत कौमी मिल्कियत है और कांग्रेस को उसे अपने पास रखने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी ने मुतालबा किया है कि मुल्क के साबिक वजीर आजम पंडित नेहरू के ज़ाती खतूत जो सोनिया गांधी ले गई थी वापस किए जाएं। म्यूजियम ने इस सिलसिले में राहुल गांधी को खत लिखा था। यह खत 2008 में यूपीए हुकूमत के दौर में सोनिया गांधी ने मंगवाए थे। यह खत राहुल गांधी को 10 दिसंबर को वजीर आजम म्यूजियम के रुकन रिजवान कादरी की जानिब से लिखा गया था। इस खत में कादरी ने राहुल गांधी से अपील की है कि वो सोनिया गांधी को दिए गए खतूत फोटो कॉपी और डिजिटल कॉपी वापस करे। इससे कबल म्यूजियम ने सितंबर में सोनिया गांधी को एक खत भी लिखा था। पत्र सामने आने चाहिए और म्यूजियम में रखा जाना चाहिए। ये जनता का एक देखने का अधिकार है और ये राष्ट्रीय संपत्ति है। कांग्रेस को इसको अपने पास में रखने का अधिकार नहीं है। साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की जानिब से लिखे गए खतूत को PMML सोसाइटी की जानिब से वापस मांगे जाने के बाद बीजेपी रुकने पार्लियामेंट संबित पात्रा ने कहा कि मुल्क जानना चाहता है कि नेहरू जी ने उन खतूत में ऐसा क्या लिखा था जिसे गांधी खानदान के लोग मुल्क के लोगों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। देश के इतिहास को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए ये अनिवार्य है कि आप इन चिट्ठियों का अध्ययन करें, इनका संकलन करें और उसके पश्चात देश के इतिहास को पढ़ाएं। 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया। तो स्वाभाविक है हमारे मन में यह प्रश्न उठेगा कि इन चिट्ठियों में ऐसा क्या करस्पॉन्डेंस था कि गांधी परिवार नहीं चाहती थी कि यह करस्पॉन्डेंस पब्लिक हो। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी के बैग की एक तस्वीर मंजर यहाँ पर आई है जिसमें उनके बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इस बैग को लेकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। अब इस थैले पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर हमला किया है। मरकजी वजीर SP सिंह बघेल ने कहा है कि प्रियंका मुसलमानों को खुश करने के लिए एक बैग लेकर आई जिस पर फिलिस्तीन लिखा हुआ था। यह मुनासिब नहीं है, कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाए। जिसमें उनके बैग में फिलिस्तीन लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है कि राजनीति में मैसेज दिया जाता है। हज़ारों ब्रांड हैं बैग के, हज़ारों लाखों हो सकते हैं। मुझे तो ज़्यादा नहीं पता, लेकिन गुच्ची लुई वुइटन वगैरह ऐसे कुछ हैं जो इन लोगों पर बहुत सूट करते हैं। इसके बाद उस बैग पे फिलिस्तीन लिखा है, तो मुझे लगता है मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए ये एक संदेश देने का प्रयास किया है और ये उचित नहीं है। इंडी इत्तेहाद में शामिल सियासी पार्टियां एक एक करके कांग्रेस से खुद को दूर करती हुई नजर आ रही हैं। पहले कांग्रेस अडानी के मामले पर अलग थलग रही और अब कांग्रेस EVM के मामले पर भी अकेली खड़ी नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बराह रास्त कांग्रेस को निशाना बनाया, EVM पर कांग्रेस के रवैये पर सवाल उठाए और कांग्रेस पर तानाजनी की। उमर अब्दुल्ला कांग्रेस पर बरहम हुए और कहा कि कांग्रेस को EVM का रोना बंद करना चाहिए और इलेक्शन कराना चाहिए, नताइज को कबूल किया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को मशवरा भी दिया। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी मुसलसल इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठा रही है। The EVMs can't only be a problem when you lose the election because they're the same EVMs. So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well, actually, hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. If you have problems with the EVMs, then you should be consistent in those problems. And the thing is, how can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. But if I lose, then something's wrong with the machines. I lost. I keep reminding you. I lost in earlier in this year. I never blamed the machines. I won. It wasn't down to the machines. It's the voters. One day they vote for you, the next day they don't. उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 40 साल से बंद मंदिर के करीब खुदाई के दौरान देवी गौरी और पार्वती की कदीम मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां मंदिर के करीब वाक़ई कुएं में खुदाई के दौरान मिली थीं। खुदाई से मिलने वाली मूर्तियों को लेकर वहां आने वाले अक़ीदतमंदों में काफ़ी जोश खरोश पाया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ता इंतज़ामिया ने भगवान शंकर और बजरंग बली के मंदिरों को खोल दिया, जो 46 साल से बंद थे, और अब बड़ी तादाद में लोग यहां पूजा करने पहुंच रहे हैं। 1978 के फिसादात के बाद ये पहला मौका था जब मंदिर में मुनासिब पूजा की गई। इस सिलसिले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खत भी लिखा गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में शहीद फौजियों और नक्सल मुतासरीन के अहल खाना से बातचीत के प्रोग्रामों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नक्सलिज्म को ख़त्म करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हुकूमत आई है, अब तक 270 से ज़्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं, जबकि 900 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 600 से ज़्यादा नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की सरजमीन में खून का एक कतरा भी नहीं बहेगा। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने जब से यहाँ सरकार बदली है, निजाम बदला है, ये उपद्रव जो नक्सलियों का है इसको निर्मूल करने के लिए संकल्प लिया है। तीनों मोर्चे पर 270 से ज्यादा लोग मारे गए हैं नक्सली, लगभग 900 लोग अरेस्ट हुए हैं और 600 से ज्यादा लोग सरेंडर हुए हैं। और मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद दंतेश्वर की भूमि पर नक्सलवाद के नाम पर एक भी बूंद लहू नहीं बहेगा। इसका आप भरोसा मानकर चलिए, हम इसको समाप्त कर देंगे। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने खुद सुपुर्दगी कर चुके नक्सलियों से बातचीत भी की। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में खुद सुपुर्दगी कर चुके साबिक नक्सली मरक्कम दलाल ने इस दौरान अपने खौफनाक तजुर्बात शेयर किए। मरक्कम ने बताया कि नक्सली रहनुमा शादी करने की ख्वाहिश करने वाले कैडरों की जबरन नसबंदी करवाते हैं। अगर नक्सली कैडरों को शादी करनी होती है तो उनके लिए नसबंदी कराना लाजमी है। नक्सल विचारधारा को मैंने पूरा अध्ययन करके समझ गया। खुद के लोगों को मार काट करके ये संगठन चल रहा है। अभी नक्सलियों में मेरा नसबंदी भी करा दिए थे, यहाँ आने के बाद नसबंदी भी खुलवाया। मेरा 1.5 साल का एक बच्चा भी आ गया है। अभी मैं बहुत खुशी से मेरा जीवन यापन कर रहा हूँ। बौद्ध गया में बांग्लादेशी हिंदुओं, सिखों, जैनियों और बुद्ध मत के मानने वालों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मार्च निकाला गया। इस मार्च में बड़ी तादाद में बुद्ध राहिबों और हिंदू तंजीमों के लोगों ने शिरकत की। माया सरोवर से थाई मंदिर, मैया बीघम मोड़, बांग्लादेश बुद्धिस्ट खानगाह के करीब से गुजरते हुए BTMC, गोलंबर, कांच लेकर मैदान, परमा मोड़, पछड़ी मोड़, राजापुर मोड़ तक एक एहतजाजी मार्च निकाला गया। मुश्तइल अफराद ने बांग्लादेश हुकूमत का पुतला नजर आतिश किया और नारेबाजी की। एहतजाजी मार्च में शरीक हिंदू तंजीमों और बुद्ध संतों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर मजालिम को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने एस्कॉन के राहिब चिन्मय कृष्णदास की जेल से रिहाई, बांग्लादेश में हिंदुओं और दीगर तमाम अक़लियतों पर इस्लामी बुनियाद परस्तों के हमले, ख़वातीन पर हमले, कत्ल, लूटमार, आतिशज़नी और गैर इंसानी मजालिम बंद करने का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे।
आक्रोश मार्च का आयोजन किए हैं और इसको हम लोग निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे जो अत्याचार हो रहा है, अमानवीय अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सब लोग इसमें शामिल हैं और इसका बांग्लादेश सरकार के खिलाफ ये एक आक्रोश आंदोलन है। बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर देनी पड़ रही कि मारूफ तबला नवाज जाकिर हुसैन दुनिया को अलविदा कह गए। वो अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को के दौरान इलाज इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 73 बरस थी। उन्हें तकरीबन 2 हफ्ते कबल दिल की तकलीफ के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया था। जब उनकी हालत ख़राब हुई तो उन्हें ICU में दाखिल कराया गया। बहुत से कौमी और बैनुल-अक़वामी एजाज़ात से नवाजे गए। उस्ताद जाकिर हुसैन की कई तजर्बेकार फ़नकारों के साथ जुगलबंदी थी। उस्ताद अल्लाह रखा के साहबजादे जाकिर हुसैन के इंतकाल की खबर से पूरे मुल्क में शोक की लहर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अजीम तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। PM मोदी ने एक्स पर लिखा, अजीम तबला नवाज उस्ताद जाकिर हुसैन जी के इंतकाल पर गहरा दुख हुआ है। उन्हें एक हकीकी जीनियस के तौर पर याद रखा जाएगा। उन्होंने भारतीय क्लासिकी मौसीकी की दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। वो तबले को आलमी सतह पर ले गए और लाखों लोगों को अपने बेमिसाल लय से मशहूर कर दिया। इसके ज़रिए उन्होंने निहायत आसानी से भारतीय क्लासिकी रिवायात को आलमी मौसीकी के साथ मिलाया। इस तरह वो सकाफती इत्तेहाद की अलामत बन गए। उनकी शानदार परफॉर्मेंस और रूह परवर कंपोजिशन मौसीकारों और मौसीकी से मोहब्बत करने वालों की नस्लों को मुतासिर करने में मुआविन साबित होंगे। उनके ख़ानदान, दोस्तों और आलमी म्यूज़िक कम्युनिटी के साथ मेरी दिली ताज़ियत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मशहूर तबला नवाज जाकिर हुसैन के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि जाकिर हुसैन ने मौसीकी के मैदान में मुल्क का नाम रोशन किया और यह खबर इंतहाई अफसोसनाक है। जाकिर हुसैन ने इस देश का भी नाम रोशन किया है संगीत के क्षेत्र में, और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है, और संगीत के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये दुखद है कि आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। गैर मुल्की खबरों में, सीरिया में बशारुल असद की मौसूली के एक हफ्ते बाद ज़िंदगी अब मामूल पर आ रही है। नए हुक्मरानों की जानिब से अक़लियतों की हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी के बाद ईसाइयों ने इतवार को दुआएं की। दारुल हुकूमत दमिश्क के नज़दीक बाब तोमा की सड़कों पर चर्च से वापस आने वाले लोगों की बड़ी तादाद देखी गई। इतवार की दुआया नशिस्त में शिरकत के बाद भी लोगों में खौफ हिरास पाया जा रहा है। इस्लाम पसंद ग्रुप तहरीर शाम यानी HTS के इक़्तिदार संभालने के बाद अक़लियती बिरादरियों इस्लामी हुकूमत के इम्कान से घबरा गई थी, जबकि शाम में नए हुक्मरानों की जानिब से स्कूल खोलने के हुक्म के बाद तलबा इतवार को क्लासों में वापस आ गए। मुल्क भर के बेशतर स्कूल कल इतवार को खुले, जो हफ्ते का पहला काम का दिन था। ताहम बाज़ वालिदैन ने गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा। इसके अलावा दमिश्क के स्कूलों में पहुँचने वाले बहुत से तलबा बहुत खुश थे और कई ने तो अफसरान के ज़रिए अपनाए गए नए झंडों को लगाने पर तालियां भी बजाईं। शाम असद हुकूमत के खात्मे के बाद तामीर नौ के काम में मसरूफ़ है। ऐसे में कई ममालिक शाम के हवाले से अपना मौक़िफ़ तय करने में मसरूफ़ हैं, जबकि नई हुकूमत के तहत स्कूल और गिरजाघर खुलने से ज़िंदगी मामूल पर आती दिख रही है। खेल की खबरों में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ब्रिस्बेन में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली इनिंग में 4 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए हैं। इन सब के दरमियान बारिश की वजह से मैच को कई बार रोकना पड़ा। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 445 रन बनाए थे। भारत की जानिब से बुमराह ने सबसे ज़्यादा 6 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ ने सेंचुरी बनाई। ट्रेविस ने 152 और स्मिथ ने 101 रन बनाए। बॉर्डर गावस्कर सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था, जबकि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और 18 साल की उम्र में शतरंज में आलमी चैंपियन बनने वाले भारत के डी गुकेश आज वतन वापस पहुंच गए। गुकेश का चेन्नई वापसी पर हवाई अड्डे पर शानदार इस्तकबाल किया गया। गुकेश के इस्तकबाल के लिए लोगों की बड़ी तादाद चेन्नई एयरपोर्ट पर जमा थी। गुकेश ने जुमेरात को सिंगापुर में मुनक्किदा आलमी शतरंज चैंपियनशिप में चीन के डेंग लारेन को शिकस्त दी थी। गुकेश के लिए कामयाबी इसलिए भी ख़ास है क्योंकि वह सबसे कम उम्र में
शतरंज के आलमी चैंपियन बन गए हैं। गुकेश से पहले भारत के विश्वनाथन आनंद 2012 में शतरंज के आलमी चैंपियन बने थे। और अब बात हॉकी की। भारत ने 3 बार के चैंपियन चीन को पेनाल्टी शूटआउट में शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी बार विमेंस जूनियर एशिया कप हॉकी का टाइटल जीत लिया है। भारत ने चीन को पेनाल्टी शूटआउट में 2-3 से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त तक मैच 1-1 गोल से बराबर रहा, जिसके बाद भारतीय टीम ने चीन को पेनाल्टी शूटआउट में मात दे दी। 38वें कौमी खेल उत्तराखंड में मुनक्किद होने वाले हैं। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर है। इसी सिलसिले में इतवार को गेम्स के लोगो, जर्सी और तराने की रुनुमाई की गई। इस मौके पर उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी, मरकजी वजीर मुमलिकत बराए खेल रक्षा खड़से, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदर पीटी उषा और कई दीगर मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। रियासती परिंदे मोनाल को नेशनल गेम्स की अलामत के तौर पर चुना गया है। इसका नाम मौली रखा गया है। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।